किसी भी चुनाव का विश्लेषण देखिए सिर्फ हार और जीत के नंबरों को देखना नहीं होता। असल में इसका मकसद होता है जमीन से उठ रही आवाज को सुनना, डेटा में छिपे हुए पैटर्न को पकड़ना और फिर उस समझ को एक ठोस रणनीति में बदलना, एक बेहतर गवर्नेंस की रणनीति में। आज हम आइजोल नॉर्थ 3 के जनादेश को बस इसी नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। ये एक तरह की केस स्टडी है, ये जानने के लिए कि लोग चाहते क्या हैं और उस चाहत तक पहुंचने का रास्ता क्या हो सकता है। तो यह है आइजोल नॉर्थ 3, मिजोरम की राजधानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा। लेकिन यह सिर्फ एक नक्शे पर एक जगह नहीं है। आप समझिए, ये वो जगह है जहां मिजोरम की परंपराएं, आज की उम्मीदें और आने वाला कल सब एक साथ मिलते हैं। यहां का वोट सिर्फ एक विधायक को नहीं चुनता, बल्कि ये पूरे राज्य की दिशा तय करता है। इसलिए यहां की राजनीति को समझना एक तरह से मिजोरम के दिल की धड़कन को समझना है। इससे पहले कि हम वोटिंग के आंकड़ों में उतरें, ये बहुत जरूरी है कि हम वहां के लोगों को समझें, उनकी जमीन, उनका समाज और उनकी रोज की जो जद्दोजहद है उसे जानें। क्योंकि देखिए, हर एक वोट के पीछे ना एक कहानी होती है, एक उम्मीद होती है और कभी-कभी एक शिकायत भी होती है। तो आइए पहले उस कहानी को ही समझते हैं। ये जो इलाका है, यहाँ करीब 20,569 वोटर हैं और ये एक बहुत ही संगठित समुदाय है। ये एक एसटी आरक्षित सीट है, जिसका सीधा मतलब है कि यहाँ की राजनीति स्थानीय मिजो पहचान के आसपास ही घूमती है। यहाँ के समाज पर, संस्कृति पर ईसाई धर्म का एक बहुत गहरा असर है, जो लोगों को आपस में जोड़ता है और उन्हें एक नैतिक दिशा भी देता है। तो ये एक ऐसा समाज है जो अपनी जड़ों का बहुत सम्मान करता है, लेकिन साथ ही अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कल की तलाश भी कर रहा है। तो 2023 में यहाँ के लोगों के मन में असल मुद्दे क्या थे? देखिए, ये कोई हवाई बातें नहीं थी, बल्कि ये थीं रोजमर्रा की तकलीफें। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। मिजोरम की बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा में से एक है और ये सीधे सीधे युवाओं के भविष्य पर एक सवालिया निशान लगाती है। दूसरा, नशा, ड्रग्स और शराब का बढ़ता चलन ये परिवारों को तोड़ रहा है, समाज के ताने बाने को कमजोर कर रहा है। तीसरा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भी अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली और एक भरोसेमंद इंटरनेट एक चुनौती है। और चौथा, आसपास के देशों में जो अस्थिरता है, उसके कारण बढ़ता शरणार्थी संकट, जो स्थानीय संसाधनों और सामाजिक शांति पर एक दबाव डाल रहा है। ये वो 4 बड़ी चिंताएं थी जो लगभग हर घर में महसूस की जा रही थीं। यहाँ के एक नागरिक की ये बात पूरी स्थिति को एक लाइन में बयां कर देती है। हमारी परंपराएं मजबूत हैं, लेकिन हमारे युवाओं को भविष्य चाहिए। हम इसी संतुलन की तलाश में हैं। ये एक वाक्य नहीं है, ये एक कशमकश है। एक तरफ अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ विकास और रोजगार की जरूरत। अब कोई भी राजनीतिक दल जो इस संतुलन को साधने का वादा करता है, यहाँ की जनता उसे बहुत ध्यान से सुनती है। तो अब इन जमीनी हकीकतों की रोशनी में चलिए 2023 के चुनावी नतीजों के आंकड़ों को देखते हैं। और याद रखिए, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये जनता के दिए हुए साफ साफ संकेत हैं। हमें बस उन्हें सही तरीके से पढ़ने की जरूरत है। पहला और सबसे अहम संकेत है 88.32%। यह है वोटर टर्नआउट। जब किसी चुनाव में 10 में से करीब 8 लोग वोट देने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो ये लोकतंत्र में उनके गहरे भरोसे को दिखाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा ये एक बेचैनी का भी संकेत है। इसका मतलब है कि लोग अब चुप नहीं बैठना चाहते, वो सक्रिय रूप से बदलाव चाहते हैं और अपनी आवाज सुनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। दूसरा संकेत है ये नंबर 1870। ये जीतने वाले और दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार के बीच वोटों का अंतर है। राजनीति में इसे जीत का अंतर या मार्जिन ऑफ विक्ट्री कहते हैं। और ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। जब फैसला इतने बड़े अंतर से होता है, तो इसका साफ मतलब है कि जनादेश में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोगों ने बहुत सोच समझकर और निर्णायक रूप से अपना वोट दिया है। और इसी अंतर को जब हम प्रतिशत में देखते हैं, तो वो बनता है 11.6%। ये है हमारा तीसरा संकेत। 10% से ज्यादा का स्विंग एक बड़ी राजनीतिक लहर मानी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मौजूदा सरकार ने कुछ भी अच्छा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि लोगों की उम्मीदें कहीं ज्यादा थीं और उन्हें एक नया विकल्प ज्यादा भरोसेमंद लगा। ये बदलाव की एक बहुत जोरदार पुकार थी। ये बार चार्ट देखिए,
कहानी और भी साफ हो जाती है। नई पार्टी ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट यानी ZPM को मिले 42.1% वोट, जबकि सत्ता में रही मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF सिमट कर रह गई 30.5% पर। आप देख सकते हैं कि ZPM ने सिर्फ चुनाव जीता ही नहीं, बल्कि एक बहुत प्रभावशाली वोट शेयर के साथ जीता। ये दिखाता है कि बदलाव की लहर सिर्फ हवा में नहीं थी, बल्कि जमीन पर वोटों में भी बदली। और यहीं पे हमें एक संवैधानिक मूल्य को याद रखना चाहिए। हर चुनाव के केंद्र में व्यक्ति की गरिमा होती है, हर एक वोटर का सम्मान। जब एक नागरिक वोट देता है तो वो सिर्फ एक बटन नहीं दबाता, वो अपनी उम्मीदें, अपनी आवाज एक प्रतिनिधि को सौंपता है। और जानकारी के साथ सार्वजनिक संवाद करने की जो जिम्मेदारी है वो हम सबकी है। यही हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतना निर्णायक बदलाव आया, वो आखिर आया क्यों? राजनीति में नतीजे कभी भी किसी एक इंसान की वजह से नहीं आते, वो हमेशा व्यवस्थागत कारणों से, मतलब सिस्टमिक वजहों से आते हैं। तो अब हम इस बदलाव की संरचना को समझेंगे, ताकि हम सिर्फ ये न जानें कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझें कि ऐसा क्यों हुआ। यहां दो मुख्य किरदारों की कहानी है। एक तरफ सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट MNF। इसकी एक ऐतिहासिक विरासत है मिजो शांति समझौते की। लेकिन वक्त के साथ इसके संगठन में एक तरह की थकान दिखने लगी और इसका जो पारंपरिक वोट बेस था वो खिसकने लगा। और दूसरी तरफ ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM। इसने खुद को एक ताज़े विकल्प, एक बदलाव के एजेंट के तौर पर पेश किया। इसने लोगों के गुस्से को और उनकी नई ज़रूरतों को बिल्कुल सही तरीके से समझा और उसका राजनीतिक फायदा उठाया। ये क्लासिक विरासत बनाम बदलाव की लड़ाई थी। और ये टाइमलाइन इस निर्वाचन क्षेत्र की पूरी राजनीतिक यात्रा की कहानी कह देती है। 2008 और 2013 में यहां कांग्रेस का दबदबा था। 2018 में MNF जीती जरूर, लेकिन बहुत ही कम अंतर से, जो एक संकेत था कि जमीन खिसक रही है। और फिर 2023 में आई ZPM की एक तरफा जीत। ये पैटर्न क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि यहां का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। पहले उन्होंने कांग्रेस को नकारा, फिर MNF से निराश हुए और अब उन्होंने एक तीसरे विकल्प को मौका दिया है। ये एक ऐसे वोटर का संकेत है जो परफॉर्मेंस और डिलीवरी चाहता है, सिर्फ वादे नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में एक शब्द बार बार आता है, सत्ता विरोधी लहर या एंटी इनकम्बेंसी। अब यह है क्या? ये सिर्फ सरकार के काम से नाराजगी नहीं है, ये बदलाव की एक बहुत गहरी इच्छा है। जब वोटर्स को लगता है कि मौजूदा सिस्टम उनकी बात नहीं सुन रहा या उनकी समस्याओं को हल नहीं कर रहा, तो वो उसे बदलने के लिए ही वोट करते हैं। 2023 में ZPM ने इसी भावना की सवारी की और उसे वोटों में बदल दिया। तो कुल मिलाकर इस बदलाव के पीछे कई सिस्टमिक कारण थे। पहला, MNF का अपना कोर वोटर बेस कमजोर पड़ गया। दूसरा, सरकार की प्राथमिकताएं, खासकर बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर, जनता की प्राथमिकताओं से मेल नहीं खा रही थीं। तीसरा, ZPM ने शासन और मिजो पहचान दोनों पर एक असरदार मैसेज दिया जो लोगों को पसंद आया। चौथा, एक नए अनछुए विकल्प का अपना एक अलग ही आकर्षण होता है। और सबसे बढ़कर युवा और महिला वोटरों में बदलाव की इच्छा बहुत मजबूत थी। इन सभी कारणों ने मिलकर इस राजनीतिक बदलाव की नींव रखी। देखिए, किसी भी विश्लेषण का मकसद सिर्फ गलतियों को गिनना नहीं होता, बल्कि भविष्य के लिए एक रास्ता बनाना होता है। तो अगर किसी राजनीतिक संगठन को वोटरों का भरोसा वापस जीतना हो तो उसका खाका, उसका ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? आइए अब हम विश्लेषण से रणनीति की ओर बढ़ते हैं। किसी भी रणनीति का पहला कदम होता है अपनी स्थिति का ईमानदारी से आकलन करना। इसे हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, यानी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। MNF की ताकत क्या है? उसका स्थापित संगठन और कैडर। कमजोरी, घटता वोट शेयर और संगठन में आई सुस्ती। अवसर, केंद्र सरकार के साथ मिलकर विकास के काम करना और युवाओं को जोड़ना। और खतरा, ZPM की बढ़ती लोकप्रियता और जनता में मौजूद सत्ता विरोधी भावना। इस तरह का साफ विश्लेषण ही सही रणनीति की पहली सीढ़ी होती है। इस विश्लेषण के आधार पर एक विन बैक स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है जो चुनाव से 90 दिन पहले शुरू होती है। D90 जमीनी हकीकत जानने के लिए सर्वे करना और हर बूथ पर संगठन को फिर से खड़ा करना। D60 जनता के असल मुद्दों जैसे नौकरी और सुरक्षा पर एक फोकस्ड कैंपेन शुरू करना। D30 हर छोटे छोटे ग्रुप की शिकायतों को समझने और उनके लिए टारगेटेड मैसेज बनाने का काम। D15 घर घर जाकर सीधे जनता से बात करना और उनकी बात सुनना।
और D0 यानी चुनाव के दिन ये पक्का करना कि आपका हर एक समर्थक वोट डालने जरूर आए। ये एक वैज्ञानिक और अनुशासित प्रक्रिया है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक और उसूल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रभावी जनसंपर्क हमेशा वोटर की निजता का सम्मान करता है। आज के डिजिटल दौर में किसी भी राजनीतिक कम्युनिकेशन के लिए वोटर की सहमति लेना और उनके डेटा का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए करना जिसके लिए सहमति ली गई है, ये एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है, जैसा कि भारत के डेटा प्राइवेसी कानून भी हमें बताते हैं। एक मॉडर्न कैंपेन इन 4 स्तंभों पर खड़ा होता है। पहला, डिजिटल। स्थानीय भाषा में फेसबुक और व्हाट्सएप का सही इस्तेमाल करके अपनी बात सीधे लोगों तक पहुंचाना। दूसरा, नैरेटिव। अपनी कहानी को साफ साफ कहना, जैसे मेहनत से कमाया विश्वास बनाम चुनाव के वक्त का शोर। तीसरा, बूथ मैनेजमेंट। हर एक पोलिंग बूथ पर अपनी टीम को मजबूत करना। और चौथा, टारगेटिंग। ये समझना कि कौन से वोटर दुविधा में हैं, जैसे युवा और महिलाएं, और उन तक अपनी बात खास तौर पर पहुंचाना। इन चारों के तालमेल से ही एक सफल अभियान बनता है। अंत में हमें ये याद रखना होगा कि ये सब कुछ, ये डेटा, ये विश्लेषण, ये रणनीति, ये सब सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है। ये एक बड़े उद्देश्य के लिए है, और वो उद्देश्य है शासन यानी गवर्नेंस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है, एक कागज पर बनी हुई सटीक से सटीक रणनीति आइजोल के एक आम परिवार की जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकती है? आखिर कैंपेन की जीत और जनता की जीत में रिश्ता क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, विश्वास, ट्रस्ट। चुनावी जनादेश कोई मंजिल नहीं है, ये तो जनता की समस्याओं को हल करने का एक लाइसेंस है, एक जिम्मेदारी है। ये जो खाका हमने देखा, ये सिर्फ चुनाव जीतने का तरीका नहीं है, ये उस विश्वास को कमाने का एक साधन है। एक एक वोटर से जुड़कर, एक एक मुद्दे को समझकर और हर दिन उस विश्वास पर खरा उतरकर। राजनीति का असली उद्देश्य यही है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 800-420-41602. Purpose: Beyond Politics.